इससे पहले वाले पार्ट में हमने टीचिंग राइटिंग मेथड, 2 टीचिंग राइटिंग मेथड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में चौथा आता है फ्री इमिटेशन मेथड। फ्री इमिटेशन मेथड के अंतर्गत जैसे हम स्लेट में करते हैं, जो हमारी कैलीग्राफी होती है, उसके अंतर्गत हम बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह फ्री इमिटेशन मेथड के अंतर्गत टीचर बोर्ड पर लिखता है। टीचर बोर्ड पर एक सेंटेंस लिख देता है, जैसे दिस इज ए बॉल। इस सेंटेंस को टीचर फिर बच्चों से कहेगा कि आप इसी सेंटेंस को बार बार अपनी नोटबुक में लिखिए। दूसरा तरीका होता है इसका कि 4 लाइन की जो कॉपी होती है, 4 लाइन की जो नोटबुक होती है, उसमें जो होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क एक लाइन दिस इज ए बॉल। तो ये होमवर्क इस प्रकार की जो मेथड है बच्चों को सिखाने के लिए, इस मेथड में बच्चा हो सकता है कि सारे अल्फ़ाबेट्स को एक ही डिजाइन में लिख दे, या सारे जो लाइन है, जितने भी लाइन के अल्फ़ाबेट्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को एक ही आकार में लिख दे। लेकिन 4 लाइन के नोटबुक में जब हम उसको लिखना सिखाएंगे तो उसमें वो अक्षरों की बनावट, किस अक्षर को हमें ऊपर की लाइन में लिखना है, किस अक्षर को हमें नीचे की लाइन में लिखना है, किस अक्षर को अल्फ़ाबेट को हमें बीच की लाइन में लिखना है, ये वो सीख जाता है। इसके बाद में दूसरा तरीका है कि हमारी जो बुक है, उस बुक में जो सेंटेंस, एक सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस को बता दिया कि बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप बार बार 4 या 5 या 6 या 7 बार उसको रिपीट कीजिए। तो बुक में लिखे हुए सेंटेंस में बच्चा इमिटेशन कॉपी करेगा, उसकी नकल करेगा, और नकल करने के बाद में नोटबुक में जैसा लिखा हुआ है या हमारी जो बुक्स है उसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसको लिखने की वो कोशिश करेगा। इस मेथड में सबसे जो फायदे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके अंतर्गत हम मॉडल लेटर्स, इसमें हम मॉडल लेटर्स प्रतीकात्मक जो अक्षर हैं उनको हम लिखते हैं, या जैसे पिक्चर कार्ड या बर्ड पिक्चर कार्ड है या बर्ड कार्ड है, बर्ड कार्ड के माध्यम से भी हम बच्चों को इस प्रकार की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसमें जो एडवांटेज है इस इमिटेशन मेथड में बच्चा क्या है कि एक तो उसकी जो इंटेलिजेंस है कि किस अक्षर को किस प्रकार लिखा गया है, उसका दूसरा है प्रकार, अक्षर का प्रकार, अल्फ़ाबेट का प्रकार, दूसरा उसकी जो हैंड राइटिंग है उसमें वो अच्छा सुधार कर सकता है, अच्छी तरह से लिख सकता है। इसके बाद में उसकी जो मेमोरी पावर है, उसकी जो मेमोरी का मतलब उसकी याददाश्त में क्या है, अल्फ़ाबेट्स को बनाने का तरीका। तो एक ही सेंटेंस को जब 4-5 बार लिखेगा, 5-6 बार लिखेगा, तो उसमें उसकी मेमोरी में ये फिट हो जाएगा
कि किस अक्षर की बनावट कैसी है, किस अक्षर को किस लाइन में लिखना है, किस अल्फ़ाबेट्स को किस लाइन में लिखना है, तो ये उसकी मेमोरी में आ जाएगा। उसकी हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा सुधार होगा, वो अच्छा लिखेगा और अच्छा लिखने से ऐसी राइटिंग को लिख सकता है जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। और धीरे धीरे यदि इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो वो बच्चा और भी अच्छी राइटिंग में इसको लिख सकता है। इसके बाद में आता है हमारा FG फ्रेंच मेथड। FG फ्रेंच के अनुसार FG फ्रेंच इस बात को कहते हैं कि जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वर्टिकल में ही लिखे जाने चाहिए। इनका ये मानना है कि बच्चों को यदि सिखाया जाए तो वर्टिकल में ही उसको लिखवाना चाहिए। और हमारा जो सिखाने का तरीका है वो सिखाने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, जबकि FG फ्रेंच ये मानते हैं कि सिखाने में सबसे पहले हमको स्मॉल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर उसके बाद में सिखाने चाहिए। और सिखाने के लिए उसको अलग अलग तरह की पद्धतियों को काम में लेना चाहिए, जैसे डंडों के माध्यम से, इस तरह के आकार बनाकर हमें बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। तो सबसे पहला जो FG फ्रेंच के अनुसार जो पैटर्न है वो है 3 ग्रुपों में बांटा गया है। इसको FG फ्रेंच ने इनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है। 3 ग्रुप हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में वो कहते हैं कि बच्चों को स्मॉल लेटर में OACED, फर्स्ट में OACD और इसके बाद में GQGP, इन अक्षरों को फर्स्ट स्टेप में इन अक्षरों को हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। सेकंड में उन्होंने बताया MNHRF, और F के बाद में JLITU, इसके बाद में थर्ड स्टेप में उन्होंने बताया है कि थर्ड स्टेप में हमको WBXZ, इस प्रकार से हमको अक्षरों को स्टेप बाय स्टेप 3 ग्रुपों में बांटकर स्टेप बाय स्टेप हमको उनको सिखाना चाहिए। तो ये हो गए आपके टीचिंग राइटिंग के मेथड में 4 मेथड। इसके बाद में टीचिंग राइटिंग को और इम्प्रूव करने के लिए हमें बच्चों को कई प्रकार की चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए बताई गई है। जैसे पहला होता है कैलीग्राफी। पहला है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख। सुलेख का मतलब अच्छे अक्षरों में किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड को लिखना। तो कैलीग्राफी के अंतर्गत
बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक है, नोटबुक में वही पहले बताया कि 4 लाइन की जो नोटबुक है उसमें हम उनको देते हैं A, B, C, D, E, F। तो इस प्रकार हम यदि हम एक अक्षर को दे दिया, केवल 4 लाइन में हमने ए, तो ये ए अक्षर वो सारे जो उसका पेज है उसमें ये चीज़ें लिखेगा। जब वो आगे बढ़ने लग जाएगा तो हम उन्हें एक सेंटेंस देंगे। अल्फाबेट के बाद में इसके बाद में उनको वर्ड, एप्पल, इस प्रकार के वर्ड हम उनको उनकी नोटबुक या 4 लाइन की जो नोटबुक है उसमें जो भी अल्फाबेट जिस लाइन में आता है उसके अनुसार उनको हम होमवर्क के रूप में देंगे। इसके बाद में आता है सेंटेंस। सेंटेंस में वही 4 लाइन की बुक है, नोटबुक आपकी, उसमें दिस इज ए गर्ल। तो इस प्रकार जब बच्चा किसी भी वर्ड, किसी भी अल्फाबेट, किसी भी सेंटेंस का बार बार लिखेगा, उसको बार बार एक ही चीज़ को लिखेगा, तो उसकी जो हैंड राइटिंग है उसमें अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। यदि उसने कुछ गलत किया है तो हम उसको इवेल्युएशन के माध्यम से जब उनको देखते हैं, देखने के बाद हम फिर बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने ये इसको ऐसा नहीं बनाया, इस अल्फ़ाबेट को ऐसा नहीं बनाया, इस वर्ड को ऐसे नहीं लिखा, इस सेंटेंस को आपने इस तरह नहीं लिखा, तो उसमें हम करेक्शन करके उसमें इम्प्रूव ला सकते हैं। इसके बाद में होता है उसका कॉपिंग। दूसरी होती है कॉपिंग और ट्रांसक्रिप्टेशन। कॉपिंग का मतलब होता है अनुलेख। कॉपिंग का मतलब होता है अनुलेख। अनुलेख का जैसे कि नाम से ये उसके अनुसार ही लिखना, जो बच्चा देख रहा है या जिसे जो चीज़ उसको बताई गई है उसके अनुसार लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख। ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हम अनुलेख में क्या करते हैं हम कि एक पैराग्राफ दे दिया, एक 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ दे दिया। अब उससे कहा कि आप इस पैराग्राफ को 3 या 4 लाइन के पैराग्राफ को अपनी नोटबुक में लिखिए, जैसा उसकी बुक में लिखा गया है। जैसा उसकी बुक में लिखा गया है उसी के अनुसार टीचर उसको लिखने के लिए कहता है। तो उससे एक तो उसकी एकाग्रता बनती है, और एकाग्रता बनने के साथ में अक्षरों की जो बनावट है उसको भी वो सही करता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार श्रुतलेख में हम बच्चों को इस प्रकार के एक्सरसाइज या इस प्रकार की प्रैक्टिस वर्क दे सकते हैं। इसके बाद में होती है डिक्टेशन। तीसरी होती है डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है स्मृति लेख। जैसा कि नाम से ही है, श्रुति, सुनकर लिखना। जब हम टीचर किसी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद में
उस पैराग्राफ में से बच्चों को बोलकर उनको लिखवाता है। बोलकर लिखवाने में कई चीज़ें होती है। एक तो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, इसके बाद में स्ट्रेस, और उसके बाद होता है इंटोनेशन। प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण, स्ट्रेस बलाघात, और इंटोनेशन उतार चढ़ाव। तो जब अध्यापक बच्चों को श्रुति लेख लिखवाएगा तब उसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन का बहुत विशेष रूप से उसको ध्यान रखना है। लिखने में बच्चा यदि सही किसी चीज़ को नहीं सुनेगा तो उसको वो लिख भी सही नहीं पाएगा। इसलिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में यदि आपकी गड़बड़ी है तो बच्चे के अंदर भी वो गड़बड़ी आपको दिखाई देगी। तो श्रुति लेख में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका प्रोनाउंसिएशन, कि हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। इसके बाद में स्ट्रेस, हमें किन किन शब्दों पर हमें बल देना है या जोर लगाना है, इसका हमें ध्यान रखना है। इंटोनेशन में कहाँ हमें उतार चढ़ाव करना है, किस शब्द को हमें जोर से बोलना है, किस शब्द को वर्ड को हमें धीरे बोलना है। तो श्रुति लेख में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दूसरी बात, श्रुति लेख चूँकि बच्चा इसमें सुनकर लिखता है, तो सुनकर लिखने में इन सारी चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। श्रुति लेख के अंतर्गत हम किसी भी जो हमारा तरीका है उच्चारण का तरीका, उच्चारण का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए? स्लो। कहने का मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को हमें कहाँ तोड़ना है। जैसे हमने लिखवाया once there was a king। इसको जब हम बच्चों को श्रुति लेख के रूप में लिखवाएंगे तो once there was a king कहने का मतलब है पूरा सेंटेंस हमें एक बार में ही नहीं बोलना है, हमें सेंटेंस को टुकड़े करके बोलना है। यदि हम टुकड़ा नहीं करेंगे तो बच्चे को उसको समझने में या कंसंट्रेशन में परेशानी आएगी। यदि पूरा वाक्य एक बार में बोल देंगे तो बच्चा उसको सही ढंग से नहीं सुन पाएगा और ना ही सही ढंग से उसको लिख पाएगा। तो स्लो, एक ही बात चीज़ को हमें बार बार 2 या 3 बार रिपीट करनी है। एक ही जो हमने बोला है once there was a king तो बार बार रिपीट करने पर बच्चा आसानी से उसको लिसन करेगा, सुनेगा और सुनने के बाद में उसको आसानी से लिख देगा। तो श्रुति लेख में डिक्टेशन बहुत हैंड राइटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में डिक्टेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में बताया कि श्रुति लेख में कई चीज़ें मिस्टेक यदि बच्चा गलती करता है तो श्रुति लेख लिखने के बाद में
बच्चा गलती भी करता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती नहीं कर सकता है, बच्चा गलती करता है, तो हम उसका चेक करेंगे। चेक के माध्यम दो है, बाय टीचर, बाय स्टूडेंट। टीचर के द्वारा उसको जांच किया जा सकता है, एक एक शब्द पर यदि शब्द गलत है तो उस पर उसको गोला लगा दिया जाता है। बाय स्टूडेंट्स म्यूचुअल, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की जो उसने श्रुति लेख लिखी है उसको जांच करेगा। जांच करने के बाद में उन जो गलतियां हैं उन पर वो गोला लगा देगा। अब गलतियां उसने की है तो गलतियों को सुधारने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए? तो गलतियों को सुधारने के लिए हमें रिपीटेशन, दोहराना। कहने का मतलब यदि उसने कॉलेज शब्द को गलत लिखा है तो कॉलेज शब्द कहने का मतलब कॉलेज का जो मीनिंग है उस पर नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आती है, तो उसको कैसे सिखाया जाए इस शब्द को? तो उससे कहा जाता है कि आप इस शब्द को 5 बार लिखो। तो जितनी भी गलतियां आती है यदि हम एक एक शब्द को 5 बार रिपीटिशन करवाएंगे, 5 बार उसको लिखवाएंगे, तो उसकी ये जो गलती है या स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही हो जाएगी। स्टूडेंट के जरिए हम उनको जांच करवा सकते हैं, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स की लिखी हुई को जांच करेगा। जांच करने के बाद में गोला लगाएगा। गोला लगाने के बाद में उनका वही रिपीटेशन होगा गलतियों का जब तक रिपीटेशन हम नहीं करवाएंगे तब तक वो गलती उसकी बनी रहेगी। तो एक गलती को हम यदि उसको 5 बार लिखवाएंगे तो उसमें सुधार होगा, रिफॉर्म होगा उसमें। एक गलती को बार बार लिखवाने पर उसमें रिफॉर्म होगा, बाद में उससे वो गलतियां नहीं होंगी। इसके बाद में डिक्टेशन जो है के स्टेप क्या है, डिक्टेशन के स्टेप क्या क्या होते हैं, ये हमें आपको बताना है।